स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और 3 दिन की छुट्टी के बाद जो आज बाजार खुले हैं, जिस तरीके क्यूज मिल रहे हैं, ग्लोबल क्यूज, वो सब देखेंगे। आशीष, गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके ग्लोबल क्यूज में देख रहा हूं, उसमें अमेरिका में जो तमाम तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ट्रम्प की तरह से बड़े बयान, जैसे मोदी जी बड़े बड़े काम करते हैं, वैसे वहां पे बड़े बैंकों को डिमर्ज किया, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, ये जो सारे क्यूज देखने को मिल रहे हैं, इससे वहां के बाजारों को एक नया बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट सीजन वहां का बहुत शानदार गया है। ट्रम्प की बैठक के अलावा एक नजर इस बात पर भी होगी कि फेड की बैठक चल रही है, उसमें मिनट्स आएंगे, लेकिन वो मिनट्स सबको मालूम है कि इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ में फेड के पास कोई चारा नहीं कि वो रेट बढ़ाए। ऐसे में भारतीय बाजार में जहां 9400 पे इतने ज्यादा पुट बाई किए गए एफआई की तरफ से, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अच्छा, एफआई को छोड़ दें तो बाकी सारे क्वार्टर से तगड़ी बाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, किसी का ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा था मैं, ग्लोबली भी, ना सिर्फ भारत में, रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के बीच में एक फाइट है। रिस्क ऑन क्यों ले रहे हैं बाजार? क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम बड़ा तगड़ा है, मैं नहीं चाहता कि कुछ मिस आउट हो जाए, तो मैं खरीदना चाहता हूं भारतीय बाजारों में भी। और रिस्क ऑफ इसीलिए कि मैं वेट कर रहा हूं कब वो करेक्शन आएगा। कई सारे आप वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज पढ़ते रहते हैं, 10% करेक्शन आना है, जल्द आना है, तो लोगों को डर भी लगा रहता है। तो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ के बीच में मोमेंटम देख रहे हैं, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी भी यही होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग ना हो शायद, क्योंकि एफआई की तरफ से नजरिया जिस तरह से पुट बिल्डअप आप कह रहे हैं, या जिस तरह से एफआई सेल ऑफ कर रहे हैं कैश मार्केट में भी, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो एक बाजार का बड़ा क्वार्टर इस समय बाजार में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। तो मेरा मानना है खरीदारी और बिकवाली दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। मतलब पोजिशनल के बजाय डेली ट्रेड करिए जब तक थोड़ी और। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो रणनीति होनी चाहिए, अदरवाइज कोई लॉन्ग टर्म कन्विक्शन आइडिया है तो फिर तो किसी भी समय खरीदारी के लिए अच्छा मौका है। तो शुरुआत किससे करेंगे? स्ट्रेटेजी क्या? एक सरकारी कंपनी जो फंडामेंटली मुझे काफी हमेशा पसंद आई है, वो है मॉइल। खरीदारी करने के यहां पे मौके ढूंढे, हालांकि ऐसी कोई न्यूज पेग नहीं है, लेकिन मॉइल के लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको याद होगा स्टॉक में बड़ी तगड़ी रीरेटिंग हुई थी, 200 से 450 का रनअप स्टॉक में आया था, और बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम में बहुत स्ट्रांग रीरेटिंग होती हुई नजर आई थी। और बीच में जिस तरह से ये अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रहे थे, उससे पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। उसके बाद पिछले कई महीनों से ये कंपनी लगातार प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा रही थी, तो बाजार कंसर्न्ड हुआ डिमांड एनवायरमेंट को लेकर, प्राइसिंग को लेकर, और स्टॉक में इक्वली स्ट्रांग करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड वापस एक बार फेवरेबल होता हुआ, और एक अच्छी खबर ओवर द वीकेंड आती हुई कि इस बार प्रोडक्ट की कीमतें इस कंपनी ने घटाई नहीं है, जस्ट की तस रखी है, तो थोड़ा सा कन्विक्शन शायद बढ़ता हुआ। लेकिन इस समय जैसे नीरज कह रहे थे, ट्रेडिंग के लिहाज से ही किसी भी स्टॉक को अप्रोच करें, इस तरह के 321 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करने के मौके। मेरा स्टॉक होगा पहला किर्लोस्कर फेरस। और रिजल्ट सीजन में टीम बनाना थोड़ा आसान होता है, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, तो किर्लोस्कर फेरस के वैसे नतीजे आए। मुनाफा इनका काफी बढ़ा है, करीब 10% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, और कुल आमदनी में भी 30% के लगभग ग्रोथ देखने को मिली। तो और चूंकि अगर आप देखेंगे जो पिछला सेशन था ट्रेडिंग वाला फ्राइडे का, वहां पे स्टॉक थोड़ा कमजोरी के साथ बंद हुआ था, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, तो नतीजे वीकेंड के दौरान बेहतर है, तो इसलिए यहाँ पे लगता है तेजी बन सकती है। 110 का लक्ष्य में 95 का स्टॉक लॉस। अच्छा, एक और खरीदारी करने की सलाह, और एक और दिग्गज स्टॉक है, यह है विप्रो, पर सिर्फ ट्रेडिंग ही मानसिकता से इस समय बेहद स्ट्रॉन्ग Q4 का आपने आउट परफॉर्मेंस स्टॉक से देखा था। Q4 में एक तगड़ा बीट आया था कहना चाहिए इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स से, पर स्ट्रीट में अभी भी वो कन्विक्शन की कमी है इस कंपनी के टर्नअराउंड सिग्नल्स को लेकर। Q4 इतना अच्छा होने के बावजूद वो दिक्कत थी जो कंपनी ने बहुत ठंडी गाइडेंस, बहुत कमजोर गाइडेंस आगे के लिए दी है। पर एक विप्रो बड़ी टर्नअराउंड स्टोरी है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, स्ट्रीट कीनली वेट कर रही है उन स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ टर्नअराउंड के। इस अच्छा आउट परफॉर्मेंस के बाद, और अमेरिका में भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनीज में अच्छा आउट परफॉर्मेंस कल की ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ देखा है, हमें लगता है विप्रो में ट्रेडिंग बायसनेस के साथ शायद आज 500 के लेवल्स को पार करता हुआ स्टॉक नजर आए, तो 503 तक के टारगेट्स के लिए इस समय अप्रोच करें। लेकिन विप्रो अभी भी सिर्फ ट्रेडिंग बेट होगा, लंबा कन्विक्शन इस स्टॉक में इन रिजल्ट्स को देखकर तो अभी भी नहीं आ रहा। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इनके नतीजे थोड़े बेहतर, Q4 तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस। तो खैर नतीजों की बात चल रही, तो दीपक नाइट्रेट पे भी नजर रखिए, इनके भी नतीजे सप्ताहांत के दौरान काफी बेहतर दिखे। मुनाफे में करीब 16 करोड़ के आसपास मुनाफा रखा है इन्होंने, जो 8 करोड़ था, यानी दूना हो गया है इस क्वार्टर में। और इनकी जो आमदनी है वो 16% बढ़ के यहाँ पे आई है, करीब 325 करोड़ के आसपास। तो एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर में काम करती है, केमिकल कंपनी है, और यहाँ पे सेक्टर से लगता है तेजी बनेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से ही 148 का लक्ष्य, 135 पे स्टॉप लॉस। अच्छा, आज सुबह से हम लोग कह रहे थे फार्मास्यूटिकल, कई सारे स्टॉक्स को लेकर खबरें आ रही है, तो कई सारे स्टॉक्स आज हरकत में रहेंगे। तो फार्मा एज अ स्पेस, जैसे ऑटो आज हरकत में रहेगा ऑटो नंबर्स के चलते, वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स में भी न्यूज के चलते ये स्टॉक पूरा फोकस में रहेगा। ऐसे ही एक स्टॉक है
टोरेंट फार्मा बेहतरीन कंपनी अपने हाई से करेक्शन दिखा चुकी है और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंद्राज फैसिलिटी, ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, सब एक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। कहा जा रहा है जो उसका इंस्पेक्शन यूएसएफडीए के द्वारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, तो एक रिलीफ हो सकता है। इसीलिए 1460 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी करने के यहाँ पे मौके। एक और स्पेशलाइज्ड केमिकल सेक्टर में डील करने वाली कंपनी है फाइबर में नवीन फ्लोरिन, और इसको देखिए, इसके भी नतीजे वीकेंड के दौरान आए। इनका मुनाफा 66% बढ़ा है और कुल आमदनी 10% और मार्जिन 17 से बढ़ के 21% हो गए। थोड़ा हाई टिकट साइज आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस पर मत जाइए। वैल्यूएशंस और कंपनी की परफॉर्मेंस को देखिए, जबरदस्त नतीजे हैं। हमें लगता है कि इस टिकट साइज पे भी इसमें अच्छी उछाल मिलेगी। 3250 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए, 3135 पर स्टॉप लॉस। अमारा राजा बैटरी, आपको याद होगा किस तरह की स्टोरी थी, किस तरह से एक्साइट जैसे दिग्गज को इस कंपनी ने ओवरटेक करा था, किस तरह से मूल्यांकन बाजार ने दिए, किस तरह के तगड़े वैल्यूएशन इस कंपनी को मिले, किस तरह से आउट परफॉर्म करा इसने अपनी पॉकेट में। रीसेंट करेक्शंस के बाद एक बार फिर से अट्रैक्टिव होती हुई अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक ने देखा है, जो कि एक बड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा था अपनी स्पेस में क्या पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में। इस करेक्शन के बाद अब लग रहा है स्टॉक एक बेस फॉर्म कर रहा है, नीचे के लेवल से खरीदारी होना शुरू हुई है। हमें लगता है एक अपॉर्चुन टाइम है। जब मैं कह रहा था शुरुआत में कुछ स्टॉक्स जहां पे करेक्शन आ चुका है, अदरवाइज तो ट्रेडिंग की मानसिकता होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पे भी ट्रेडिंग रखें, लेकिन मुझे लगता है अच्छी खरीदारी यहाँ इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 915 से 920 तक के टारगेट्स आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऐसे स्टॉक के लिए आशीष और अच्छी एक खबर यह है कि जो ई रिक्शा चलते हैं ना, उसकी बैटरी सिर्फ 2 लोग बनाते हैं, अमर राजा और मिंडा। तो नजर रखिएगा, क्योंकि आपको याद होगा एक बहुत बड़ा बयान वीकेंड के दौरान पीयूष गोयल ने दिया कि 2030 तक सारी गाड़ियां सिर्फ बैटरी से चलाएंगे हम। तो पॉजिटिव खबर है। अगर वो ना भी चलाए ना, तो ई रिक्शा बहुत चल रहे हैं मेट्रोज में, छोटे छोटे शहरों में। उसके लिए जो बैटरी लगती है वो सिर्फ 2 कंपनी। मैं अभी नॉर्थ इंडिया ट्रैवल ही कर रहा था और काफी जगह ई रिक्शा से। तो अमर राजा के लिए एक अच्छी खबर ये भी है, तो स्टॉक में आप ध्यान रखिएगा, अच्छी तेजी बनेगी। मेरा अगला स्टॉक होगा स्ट्राइड शासन, और इसके लिए अच्छी खबरें यूएसएफडीए की तरफ से जो तमाम इनके प्लांट की विजिट की गई, 0 ऑब्जर्वेशन के साथ इनको मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो उस वजह से तेजी रहेगी। और कई दिनों से खबरें चल रही थी कि जो यूएसएफडीए की कई सारे प्लांट इनके आ रहे हैं, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे, तो मन में एक शंका थी कि आमतौर पर खराब ही निकलता है, लेकिन फॉर्चुनेटली इनके लिए कोई ऑब्जर्वेशन खराब नहीं है। तो स्ट्राइड शासन में तेजी फिर से बन सकती है। 1100 का लक्ष्य होना चाहिए, 1007 पर स्टॉप लॉस। मैन इंडस्ट्रीज, मन इंडस्ट्रीज में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, ये मैन है कि मन है? जो मर्जी इंग्लिश में तो मैन बोल देता हूं। ये मैन इंडस्ट्रीज ये रडार पे आज 52 हफ्तों के हाईज लोज में चेक कर रहा था, 70-71 रुपए के आसपास के हाईज थे, वहां से ऑलमोस्ट ईयर लोज के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ, तो हाई से 35% के आसपास का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। पर ये कंपनी रडार पे क्यों है? ये कंपनी एक पाइप मैन्युफैक्चरर है और गेल जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है पाइप्स को, इस तरह के बड़ा एग्रेसिवली अपना केपेक्स लेआउट करती हुई नजर आई है। ओवर द वीकेंड भी एक केपेक्स का अपडेट आया था और कंपनी के बड़े स्ट्रांग टारगेट्स हैं अगले 1-2 साल के लिए पाइपलाइन लेआउट के। और ऑफ लेट जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं पाइप मैन्युफैक्चरर्स को, उसमें आपने देखा होगा मैन इंडस्ट्रीज या मन इंडस्ट्रीज को लगातार वो ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। तो इस कंपनी के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव और बड़ा अपॉर्चुन मौका है, जिस तरह से गेल एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। पर इन लेवल्स के आसपास एक तो ये स्टॉक साल के लोस पर है, ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि इसी का पीयर मैं देख रहा था जिंदल 100, वो ऑलमोस्ट ईयर हाईज के आसपास कामकाज कर रहा है। इस कंपनी को लेकर कुछ कंसर्न्स ऑब्वियसली हमेशा से रहे हैं, लेकिन साल के लोस के आसपास है तो एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे मैच इसे ट्रीट करें। 4850 से 49 तक के टारगेट्स के लिए शायद ये स्टॉक जंप दिखा सकता है। अगला स्टॉक होगा रेमंड, और इसमें बिकवाली की सलाह है, नतीजों के आधार पर इसको चुना है। इनका जो मुनाफा आप देखेंगे वो 37% गिरा है तिमाही के दौरान, साल दर साल अगर आप देखेंगे, और कुल आमदनी में भी मामूली बढ़त है केवल 5% की। लेकिन दिक्कत कहां पे है? मार्जिन पे। आप देखिए 10.5 से गिर के 8% पे आ गई है, तो पुअर परफॉर्मेंस देखा जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसमें एक शॉर्ट बनता है। 725 का लक्ष्य रखिए, 755 पे स्टॉप लॉस। और वक्त इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का और रिजल्ट सीजन जोरों पर है, तो एक पहला स्टॉक अब रिजल्ट रिलेटेड लेकर आए हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। ये कंपनी है डीसीएम श्रीराम। मैं इसके नंबर्स देख रहा था, Q4 में साल दर साल आय में 24% का उछाल, एबिटा 76% का इंप्रूवमेंट, और इस कंपनी का मुनाफा 186% बढ़ा है। 55 करोड़ जो पिछले साल Q4 में था,
वो बढ़कर अब 156 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। और यही नहीं, सिर्फ Q4 का परफॉर्मेंस ही नहीं, पूरे साल FY16 ओवर FY17 अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में ऑलमोस्ट 80-85% के आसपास का जंप है। तो बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से। 700 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स जो कंपनी कर रही थी वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब वो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में ऐड करता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, 300 करोड़ रुपए के आसपास की केपेक्स पे इस कंपनी ऑलरेडी अब काम कर रही है और वो भी जल्द कंट्रीब्यूट करना शुरू करने वाला है। तो ऑलमोस्ट 1000 रुपए का केपेक्स अब इस कंपनी को कंट्रीब्यूट करेगा। पर एक बात ध्यान रखिए, ये स्टॉक वैसे ही बड़े स्ट्रांग मोमेंटम में है, तो अगर ट्रेडिंग की मानसिकता है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें। 365 पहला टारगेट, लेकिन अगर ये मोमेंटम वाकई तूल पकड़ता है, मार्केट का मूड बेहतर रहता है, तो फर्दर गेन्स के लिए आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ जरूर अप्रोच करें। चलिए, डिपेंडेबल तौर पे मैंने चुना है मारुति को, और इस स्टॉक को तो मतलब जबरदस्त कहा जाएगा हर लिहाज से। आप ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए, पोजिशनल ट्रेड लीजिए, नंबर्स जो आप देखेंगे मंथ ऑफ मंथ जो सेल्स नंबर आते हैं बहुत बेहतरीन है। मारुति ने रिकॉर्ड कारें बेची हैं, यानी नया वित्त वर्ष आते ही लोगों के पास जबरदस्त कार बाइंग देखी गई है। आज चूंकि पे कमीशन आया था तो उसका एरियर भी मिला है, काफी पैसे बने हैं, और डी की जगह रीमोनेटाइजेशन हो चुका है पूरी तरीके से, लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं है। तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनेगी। तमाम सारे ब्रोकरेज हाउस 7-7 हजार तक के लक्ष्य दे रहे हैं, मुझे लगता है वो चेस कर रहे हैं। अब 1-2 दिन में वो फिर से रिपोर्ट आएंगी जब वो और ऊपर के इसके लक्ष्य दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 6800 रुपए तक का टारगेट रहेगा। ये 1-2 दिन 5,000 रुपए महंगा लग रहा था और आज 6,500 रुपए स्टॉक काम काज कर रहा है। 42-43 रुपए कोई कह नहीं रहा था कि इस स्टॉक को लेना चाहिए, और अब देखिए 6,500 पे ट्रेड करा है और इतने सारे मॉडल। मुझे ध्यान है एक बयान जो CNBC आवाज ने एक्सक्लूसिव कवर किया था, हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की थी भार्गव जी से, जो उनके चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि हम 30 लाख गाड़ियां बेचना चाहते हैं और 12 नए मॉडल लॉन्च करेंगे। तो वो काफी पुरानी बात, अब तक 6-7 मॉडल लॉन्च भी हो चुके हैं। तो हिंदुस्तान का बाजार इतना बड़ा दुनिया का, उसमें 50% मार्केट शेयर एक कंपनी ओन करती है। ये तो वाकई आपको लॉन्ग टर्म कॉल लेना चाहिए फिर ऐसे स्टॉक्स पे। बिल्कुल, तो मारुति खरीदारी सलाह होगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे अभी 4 स्टॉक और बाकी हैं, उसमें फ्री हिट भी होगा और आपका पिंच हिटर भी होगा और हमारी एक दूसरे की पसंद भी होगी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और दोनों ही टीमों के, आशीष और मेरी में, आप 6 स्टॉक देख चुके हैं। पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस है। एक रेमंड यहाँ पे मेरी टीम में आपको शॉर्ट दिखे, खराब नतीजे हैं, और आशीष की टीम में आप देखिए खबरों के आधार पर और नतीजों के आधार पर बाइंग पे पूरा फोकस किया गया है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो इनमें तमाम स्टॉक्स है जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए 7वां स्टॉक मैं अपनी टीम को बताता हूँ। हमारा स्टील ट्यूब लीजिए, इनको एक 30 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। कंपनी करती क्या है, पाइप बनाती है, TMT पाइप्स हैं, उसके लिए इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और इन्होंने हाल ही में अपनी जो इनकी खोपोली के पास प्लांट है उसमें 36,000 टन की एक्सपेंशन भी की है। तो यहाँ पे एक सेलेक्टर्स को लगता है कि मेटल वैसे भी फ्लेवर में है, और खासतौर पे पाइप कंपनियां अच्छे ऑर्डर्स गेन कर रही हैं। कल ही एक खबर आई कि गेल ने अपनी 150 किलोमीटर की पाइपलाइन का ऑर्डर भी दिया। हालांकि इनको नहीं मिला, वो किसी और कंपनी की है, लेकिन तमाम जो ऑर्डर बुक है वो सेल होती दिख रही है। 165 का लक्ष्य होना चाहिए, 147 का स्टॉप लॉस। अच्छा, IT पे फोकस था विप्रो, तो एक ITES कंपनी है NIIT लिमिटेड जो एजुकेशन स्पेस पे खरीदारी करने के यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं मौके ढूंढे। ये स्टॉक अपने हाई से मेरे ख्याल से 108 का हाई था, तो 25% 30% के आसपास का लेवल से करेक्शन दिखा चुका है। खरीदारी करें आज के लिए, ट्रेडिंग की मानसिकता है। इस कंपनी ने बांग्लादेश में भी अब पैट जमाना शुरू करी है, उसका अपडेट शायद ओवर द वीकेंड भी आया था। 83 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करने की मौके। अगला स्टॉक होगा मेरा थर्मैक्स, और इसको एक ऑर्डर मिला है 15 करोड़ 70 लाख डॉलर का, और ये प्रोजेक्ट अफ्रीका में इनको कई सारे करने हैं। चूंकि ऑर्डर साइज ठीक ठाक है, बड़ा है, और सेलेक्टर्स को लगता है इस वजह से इसमें तेजी बन सकती है। 1048 का लक्ष्य रखिए, 1010 में स्टॉप लॉस। अच्छा, आज का इकलौता सेल रिकमेंडेशन और बेहद कमजोर नंबर्स के चलते ये सेल रिको है, यह है JSW एनर्जी। अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पैरामीटर पे आपको ये नंबर्स कमजोर नजर आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, टॉप लाइन से शुरू करिए। इस कंपनी की आय में 29 से 30% की साल दर साल गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में EBITDA 45-46% गिरा है, और इसी के चलते जो शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट जो होता है 92% कोलैप्स हो गया है।
जो पहले 300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ करता था वो महज 24-25 करोड़ रुपए पे इस कंपनी का आ गया, क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, टॉप लाइन परफॉर्मेंस बेहद म्यूटेड, बेहद कमजोर थी। इस कंपनी के मार्जिन जो एक समय 41% पे थे, आज 31% पे, ऑलमोस्ट 1000 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन एरोड होते हुए नजर आए हैं। मैं एक टॉप ब्रोकरेज की रिकमेंडेशन भी पढ़ रहा था आने से पहले, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी से स्विच करके टाटा पावर रिको कर रहे हैं कई सारी ब्रोकरेजेस। मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हालांकि ये वैसे भी अंडर परफॉर्म करना शुरू कर चुका था ऑफ लेट, अभी भी बिकवाली करने के मौके 65-64 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के आप फ्री हिट खिलाड़ी जाते हैं। स्कॉट्स को हमने फ्री हिट के तौर पे चुना है। इनके भी सेल्स नंबर हैं, ट्रैक्टर्स के सेल्स नंबर आप देखिए, बहुत बढ़िया 20% का उछाल देखने को मिला। इन्होंने करीब 5000 यूनिट्स बेची हैं, जो पिछले के मुकाबले 20% ज्यादा है। इनकी जो ट्रैक्टर सेल्स थी टोटल 18% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। मुझे ध्यान है 2 साल पहले यह स्टॉक 100 रुपए से नीचे ट्रेड करता था और जुनवाला ने पैसा लगाया था, स्टॉक चल के नहीं देता था। और आज मुझे लगता है इस भाव को लेकर बहुत सारे लोगों को लेफ्ट आउट फीलिंग होगी, मैंने क्यों नहीं लिया था उस समय। 2 साल में मल्टी बैगर बनना बड़ी बात है। तो अभी भी जिस तरह ग्रोथ दिखा रही कंपनी, हर महीने अच्छे सेल्स नंबर आ रहे हैं, और खासतौर पर जो एग्री इक्विपमेंट बिजनेस है ना, वो यहां से भी और ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि सरकार जो है उसका पूरा फोकस रूरल इंडिया पे लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो इस स्टॉक को आप अभी भी रडार पर रख सकते हैं। 575 का आज के लिए लक्ष्य होगा, 540 पे स्टॉप लॉस। अरे एक और बीट इन लॉन्च स्टॉक है रडार पे, वो फ्री हिट के तौर पे, ये है मुर्पन लेबोरेटरीज। हाईज है 31 के, लोज है 19 के, अपने लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। अपने हाई से 30-35% ये स्टॉक भी नीचे कामकाज कर रहा है। आज का ट्रिगर क्या है? बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स ओवर द वीकेंड। शनिवार को इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। मैं देख रहा था नंबर्स में, मुनाफे में 179%, यानी कि 180% का उछाल, 8.25 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने मुनाफा क्लॉक कराया। और बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट मार्केट से, बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बल्क ड्रग के सेगमेंट से, और इस कंपनी के होम डायग्नोस्टिक कारोबार में भी तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। तो काफी सारे वर्टिकल्स अब आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। इस कंपनी की जो ब्याज पर खर्च है वो लगातार कम हो रहा है, जिसके चलते नेट प्रॉफिट में एडिशनल फायदा देखने को मिला था आपको। और जो कंसर्न था, अब वो कहा जा रहा है बैलेंस शीट से डेट वाइप आउट होती हुई नजर आएगी अगले 12 से 18 महीनों पे, जो बड़ा केस बनेगा स्टॉक की रीरेटिंग के लिए अगर वाकई ऐसा होता है। लेकिन इस समय क्योंकि एक बीटन डाउन स्टॉक है, कंसर्न्स है स्टॉक को लेकर, तो ट्रेडिंग की रणनीति जैसे कि मन इंडस्ट्रीज में मैंने कहा था 22 से 23 रुपए तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब पिंच हिटर स्टॉक्स जानने का। आशीष, पिंच हिटर मैंने आज चुना है, जो हमारी थीम है रूरल वाली, उसी में से जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, एक स्टेट पीएसयू है। इस स्टॉक को रडार पर रखिए। बहुत ज्यादा इनका एक केमिकल है जो सिर्फ ये बनाते हैं भारत में, और 70% मार्केट शेयर है इनका। उस पर खबरें आ रही है ड्यूटी लगाने की सरकार कोशिश कर रही है, एंटी डंपिंग। लेकिन अगर आप उसको छोड़ भी देना तो तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों में जो पिछले 8-10 दिनों में रनअप देखने को मिला है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बयान आया था कि वो तमाम फर्टिलाइजर कंपनी को रिवाइव करेंगे। उसके बाद से फैक्ट जो है कम से कम 20-30% चल चुका है, सर्किट टू सर्किट चला है वो। सेक्टर्स लगता है फर्टिलाइजर कंपनी को रडार पर रखिए। जीएनएफसी उन्हीं में से एक है, और आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे ना, आप देखें कितने एचएनआईज ने पिछले 3 महीने में खरीदारी की। 317 का लक्ष्य रखिए, 298 का स्टॉप लॉस। तो फाइनली जाता है आखिरी स्टॉक मेरी टीम का है एसआर शिपिंग। बड़ा तगड़ा मोमेंटम अब वापस ये स्टॉक पकड़ता हुआ अपने साल के हाई की तरफ बढ़ रहा है। 31-32 पे शुक्रवार को क्लोज हुआ था, मेरे ख्याल से 36-37 के आसपास के स्टॉक के साल के हाईज हैं। फ्राइडे को भी जो मोमेंटम आया बड़े तगड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में देखने को मिला है। दरअसल एक फंड ने मेरे ख्याल से 25-26 लाख शेयर्स के आसपास की बाइंग करी है। और एसआर ग्रुप के स्टॉक्स में आमतौर पे बाइंग एक स्पेसिफिक रीजन से होती है, एंटिसिपेशन में किसी चीज के। तो एसआर शिपिंग में मुझे लगता है खरीदारी करें आज की ट्रेडिंग सेशन में। जो शुक्रवार का मोमेंटम था वो शायद उसमें फर्दर लेग्स हैं वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो 32.33 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह। तो यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है, और आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद लौटेंगे तो आपको एक बार फिर से पूरी टीम दिखाएंगे और बताएंगे, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर भी बताएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आखिरी पायदान पे हम लोग हैं। जल्दी से टीम पे नजर डालते हैं। यहाँ पे एक शॉट का खिलाड़ी हमने रखा है रेमंड। आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक पसंद है? बस जिसकी आपने बात करी, रेमंड। बाजार मैंने कहा था थोड़ा सा कन्विक्शन की कमी है लेवल्स के आसपास, और सेल साइड के आइडियाज मिलते नहीं है ढूंढे भी।
तो रेमंड जिस तरह के बेहद कमजोर नंबर्स हैं, जिस तरह के तमाम कंसर्न्स इस कंपनी के ऊपर हैं, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो इकलौता ऐसा ब्रांड था जिसकी बड़ी तगड़ी रिकॉल थी, द कंप्लीट मैन। आज भी मुझे उसकी टैगलाइन याद है और उस बिजनेस का क्या हाल कर दिया है अब इसका। और मुझे लगता है जो कमजोर नंबर्स आए हैं, ये स्टॉक अभी भी डाउनग्रेड होता ही रहेगा, प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो 725 तक के टारगेट से इसके नीचे जाता हुआ इवेंचुअली आसानी से नजर आएगा। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। यहां पे भी सिर्फ एक सेल रेको है और वो भी रिजल्ट रिलेटेड था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। बाकी अक्रॉस द बोर्ड बाइंग की रिकमेंडेशंस हैं। कुछ पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल, डीसीएम श्रीराम बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी दी और इस ग्रुप की जो तमाम कंपनियां हैं ना, उनको आप नजर डालेंगे तो उसमें बहुत अच्छी रैली बनी है। इनकी एक और ग्रुप कंपनी जिसमें चेंज ऑफ हैंड्स हुआ, बड़ी मात्रा में शेयर बेचे गए, उसके बावजूद वहां से फिर तेजी बन गई है। तो डीसीएम श्रीराम के नतीजों के आधार पर मुझे लगता है कि जो आज आप टारगेट दे रहे हैं क्वाइट अचीवेबल हो जाएगा। पूरी टीम पर जल्दी से नजर डालते हैं कि किस तरीके की मेरी टीम निकल के आई। यहाँ पे खरीदारी पे पूरा फोकस है। किर्लोस्कर फेरस बेहतरीन नतीजे, दीपक नाइट्रेट के अच्छे नतीजे, नवीन फ्लोरीन के अच्छे नतीजे। तो नतीजों का एक बड़ा सिलसिला है जहां बढ़िया नतीजे आ रहे हैं। स्ट्राइड शासन में नजर रखिए, इनके लिए जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो जीरो ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। रेमंड बहुत खराब नतीजे, इसलिए लगता है यहाँ पे बिकवाली का माहौल बनेगा। मारुति सुजुकी ने जो अपने मंथली सेल्स नंबर दिए हैं बहुत बेहतरीन है, रिकॉर्ड बनाया है और नए साल की शुरुआत इतनी बेहतरीन की है, इसलिए मारुति में खरीदारी बनती है। रामा स्टील ट्यूब्स में एक ऑर्डर मिला 30 करोड़ का, इनको वो एक फायदा हो सकता है। थर्मैक्स को $15 करोड़ का ऑर्डर मिला अफ्रीका से, वो अच्छी खबर है इनके लिए। एस्कॉट्स एक बार फिर से इसने सरप्राइज किया, ट्रैक्टर सेल्स में रिकॉर्ड बनाया है, वो एक अच्छी खबर है। और जीएनएफसी में नजर रखिए, तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों पे सरकार की नजर है, सरकार का फोकस है और जिस तरीके से एचएनआई इसमें चेक इन कर रहे हैं वो बड़ा पॉजिटिव है। ओके, मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। ज्यादातर फोकस खरीदारी पर है। सबसे पहले मॉइल, जहां पे फाइनली वो कीमतें घटाने का सिलसिला खत्म हुआ है, स्टेटस को मेंटेन करा है और रीसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। विप्रो Q4 के नंबर्स अच्छे थे, टर्नअराउंड को लेकर अभी भी वो कन्विक्शन नहीं क्योंकि गाइडेंस कमजोर है, लेकिन लगता है आज ये स्टॉक उछाल के साथ कामकाज कर सकता है। टोरेंट फार्मा, रीसेंट करेक्शंस के बाद वो जो फैसिलिटी के ऑब्जर्वेशंस की बात है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोई बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो शायद एक रिलीफ रैली यहां पे देखने को मिले। हमारा राजा, एक बेहतरीन कंपनी, तगड़ा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला था, उसके बाद इक्वली स्ट्रांग करेक्शन आया है। अब लग रहा है स्टॉक वापस उछाल के तैयार हो रहा है, इसीलिए खरीदारी करने के मौके। मन इंडस्ट्रीज यहां पे अपने साल के लोस पे अच्छे बाजार में अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से, और खरीदारी इसीलिए क्योंकि जिस तरह से गेल एग्रेसिव हो रहा है अपने पाइपलाइन एक्सपेंशन को लेकर, इस कंपनी का बिजनेस इन्वायरमेंट इंप्रूव हो रहा है। लेकिन सिर्फ आज के लिए ट्रेडिंग की मानसिकता रखें। डिपेंडेबल के तौर पर डीसीएम श्रीराम, बेहतरीन रिजल्ट्स इस कंपनी ने घोषित करें, लेकिन स्टॉक बड़ा तगड़े मोमेंटम में है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहां पे पोजीशंस को अप्रोच करने की सलाह। एनआईटी अपने साल के हाई से 25% के आसपास का करेक्शन दिखाता हुआ खबरों के बीच में शायद ये स्टॉक खरीदारी दिखाए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बेहद कमजोर नंबर्स किसी भी पैरामीटर पे, टॉप लाइन, इबीटा, बॉटम लाइन, हमें लगता है यहां पे आज बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। फ्री हिट के तौर पे मोरपन लैब्स, एक और ऐसा स्टॉक जो साल के लोज के आसपास है, लेकिन शनिवार को जो रिजल्ट्स आए थे वो बेहद स्ट्रांग थे, इसीलिए शायद आज उछाल हो, लेकिन इस स्टॉक में भी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही उतरे। और फाइनली एसआर शिपिंग, फ्राइडे को वॉल्यूम एक्शन तगड़ा था, बड़े फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो फॉलो अप बाइंग यहां पे देखने को मिले, इसी लिहाज से आज एक बाय रेको। तो चलिए यहाँ पे हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और पहला सौदा। अनिल जी, हर्षदा और वागले जी पहुंच चुके हैं स्टूडियो, छोटे से ब्रेक के बाद।